हेलो दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ यस में, जहां पर आज हम पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करने जा रहे हैं संसद को। संसद इस बुक में काफी डीप में और काफी अच्छे तरीके से बताई गई है। इस बुक की यही तो खास बात है कि इस बुक में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जो इस बुक को एक बार कवर कर लेता है उसके जीएस में अच्छे खासे नंबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम भी इसी तरह जो इस जीएस बुक है इसमें हम आज संसद को पढ़ेंगे, उसे हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं संसद को। संसद भाग 5 में है, अध्याय 2, अनुच्छेद 79 से 122 तक। कहाँ से 79 से 122 तक? संसद का जिक्र कहाँ पर है? भाग 5 में। ठीक है, कहाँ पर जिक्र है? भाग 5 में है। संसदीय प्रणाली। देखिए, संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली होती है जिसके अंदर की विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसदीय प्रणाली बनती है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष पीएम होता है। मतलब कि अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। संसदीय प्रणाली आई होप समझ गए होंगे। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। जो हमारा संसद भवन है उसके बारे में जरा डिटेल जान लेते हैं। संसद भवन रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली। शिलान्यास 12 फरवरी 1921। ड्यूट ऑफ कनाट। उद्घाटन 14 जनवरी 1927। लॉर्ड इरविन। वास्तुकार एडविन लुटियंस व हार्वर्ड हार्वर्ड बेकर थे। कौन थे? हार्वर्ड बेकर थे। देखिए, ये कुछ डायरेक्ट पॉइंट है, इनको आपको याद कर लीजिए। इनमें कुछ समझने जैसा कुछ है नहीं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, जो हमारा नया संसद भवन है जरा उसके बारे में जान लेते हैं। ये मतलब आज तो आपका करंट अफेयर का अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लागत 971 करोड़। कितने कितने रुपए में बना है? 971 करोड़ में। वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। लागत कितनी आई थी? 971 करोड़। ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग किलोमीटर। कौन कितना? 64,500 वर्ग किलोमीटर। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020। उद्घाटन 28 मई 2023 को। कब हुआ था उद्घाटन? 28 मई 2023 को। आई होप आपको यहाँ से आपका करंट अफेयर का एक अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। इसको जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपरली संसद को। संविधान में संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में है। कितने में है? 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। देखिए, मैं सत्र को आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, और बाकी मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि संसद के अंग क्या होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा को हमें कंपैरिजन करके ही पढ़ना चाहिए। इससे ये बहुत आसान हो जाती है याद करने के लिए। तो इस बुक में भी उसी तरह कंपैरिजन करके दिया गया है, जिससे कि ये और आसान हो जाएगी। चलिए हम इनको पढ़ते हैं अब। चलिए, इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब मैं राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको राज्यसभा को मतलब बड़ा समझना है, बड़ा बड़ा समझना है। हालांकि सदस्यों की संख्या ज्यादा लोकसभा में होती है, लेकिन उससे कम होती है राज्यसभा में। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, भीड़ भाड़ में क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी कम चीजों में। इट मीन, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको पावर ज्यादा समझनी है, राज्यसभा के पास समझनी है, जिससे कि आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। मैं आपको अभी एग्जांपल दिया है, मैं आपको इसे और अच्छे से क्लियर करता हूँ। लोकसभा आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। लोकसभा 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550। हालांकि पहले 552 हुआ करते थे, 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा को पढ़ लेते हैं। यह संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250 सदस्य हो सकते हैं। देखिए, ये निम्न है मतलब छोटा सदस्य सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन है यानी बड़ा सदन है। मैंने क्या कहा था आपको? राज्यसभा को प्रायोरिटी देनी है, उसे बड़ा समझना है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। कितने? 543। कितने? 543। कितने? 543। और राज्यसभा में 245। कितने? 245। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा
का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष की? 25। और राज्यसभा में 30 वर्ष की, क्योंकि राज्यसभा को मैंने आपको बोला बड़ा समझना है, तो लोकसभा में वो उसको छोटा समझना है। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 30 वर्ष की। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनीत रद्द कर दिया गया। अच्छा, ये आंग्ल भारतीय होता क्या है? देखिए, मान लीजिए इंडियन मदर है और अंग्रेज उसके पिता है, जो उनकी संतान है उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। मतलब कि इंडियन फीमेल और बाहर का कोई विदेशी आदमी, जब उनकी कोई संतान होती है वो इंडिया में रहते हैं, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्य को मनोनीत करता है। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 12 सदस्य कहाँ नियुक्त होते हैं, कहाँ पर उनका उनका कहाँ मनोनीत होते हैं, वो राज्यसभा में होते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस किस क्षेत्र से करता है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। किस किस? कला, सेवा, साहित्य और समाज सेवा से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 साल का। और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का। देखिए, मैंने बताया था ना कि आपको राज्यसभा को बड़ा समझना है, तो राज्यसभा में बड़ा यानी 6 साल और लोकसभा में 5 साल। लोकसभा संसद का स्थायी सदन है, निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन है। क्या क्या है लोकसभा? पहले तो ये अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए, स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या है? लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, इसका मतलब ये है कि इसको भंग करा जा सकता है, और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। देखिए, इसे निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन कहते हैं, और राज्यसभा को स्थायी सदन और उच्च सदन और द्वितीय सदन और लोकप्रिय सदन और विद्वानों का सदन, और इसे शिक्षितों का सदन भी कहते हैं। किसका? शिक्षितों का सदन, मतलब पढ़े लिखे लोगों का सदन भी कहते हैं। आई होप आपको छठा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पॉइंट 7, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। सभापति को ही अध्यक्ष कहते हैं। आई होप ये जो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी है आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इट मीन्स मॉनिटर होता है। मतलब क्लास में बच्चे तो सब हैं, लेकिन थोड़ी पावर किसके पास ज्यादा है? मॉनिटर के पास। इट मीन्स उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा की 545 सीटें वर्ष 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं 86वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। 2026 तक 545 सीट से आगे नहीं, मतलब कि आगे किसी सदस्य को ऐड नहीं किया जा सकता। और इसमें भी ये 5 सीटें रिजर्व क्यों छोड़ी जाती है? ये 5 सीटें रिजर्व छोड़ी जाती हैं इमरजेंसी के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2026 तक कितनी सीटें छोड़ दी गई हैं लोकसभा में? 545। देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकता है, इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पेश किया जाता है। देखिए, वित्त विधेयक होता क्या है? वित्त विधेयक मतलब कि इसमें भारत सरकार का वित्तीय लेखा जोखा होता है, जिसके अंतर्गत भारत ने कितना खर्च किया है, कितना कितना उधार लिया है और कर्ज किया है, कितना टैक्स लिया है, कितना खर्च हुआ है, सरकार ने क्या स्कीम चलाई है, उसका सब लेखा जोखा वित्त विधेयक में होता है। और ये पहले कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। देखिए, वित्त विधेयक की ज्यादा पावर राज्यसभा के पास नहीं होती, इसकी सारी पावर लोकसभा के पास होती है। मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक राज्यसभा में वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोका जा सकता है। देखिए, ये वित्त विधेयक है, ये लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन जब लोकसभा इसको पेश करती है और सब कुछ फाइनल हो जाता है, फिर ये राज्यसभा के पास भेजती है। लेकिन राज्यसभा ना तो इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसमें संशोधन करे। वो संशोधन नहीं कर सकती। वो क्या करेगी? वो अपनी एक राय रख सकती है कि हाँ, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, लेकिन इसमें भी इसको स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चाहे तो इसकी बात मानेगी या तो नहीं मानेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वित्त विधेयक क्या होता है और इसे कौन पेश करता है और किसके पास ज्यादा पावर होती है, और कौन इसमें संशोधन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आई होप आपको क्लियर होगा। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। देखिए, जो साधारण विधेयक है, मतलब साधारण कोई कानून है, उसे
उसे किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी पेश किया जा सकता है। और अगर लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकती। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हम धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देंगे और बहुत सही चल रहे हैं हम। और बाकी थोड़ी पीडीएफ ब्लर ब्लर दिख रही होगी आपको, इसको मैं ठीक कर दूंगा। आप अपनी बुक में देखते रहिए। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना संयुक्त बैठक क्या होती है। इसमें राष्ट्रपति इट मीन पापा दोनों बच्चों को साथ में बुला के बिठाते हैं और उनकी बातचीत कराते हैं। कौन कराते हैं? पापा, और उनकी बातचीत कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्यों को साथ बिठाकर उस विधेयक पर बात करी जाती है, मतलब चर्चा की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ ये चीज कि राज्यसभा वित्त विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष क्या ये अनंत अनंत शयनम अय्यर थे? कौन थे? अनंत शयम अय्यर थे। कौन थे? अनंत शयम और अय्यर थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्रता के पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित हुए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा है कि पहले स्वतंत्र चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 में आयोजित हुए थे। गणतंत्रता भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र, गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 का। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था, देखिए जनरली ये एक ऐसी लाइन आ गई इस बुक में कि ये कम से कम ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कम से कम ये 70% बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर देगी, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। मैंने क्या बोला आपको, येलो बुक एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है और इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस इंपॉर्टेंट को मेरे साथ कर लेते हैं तो आपका सच में अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहला सत्र कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक 12 से 1 शून्य काल होता है। देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। 11 से 1 बजे तक तो एक वो हो गया एक काल, फिर दूसरा काल 2 से 6 का चलता है और जो बीच का जो गैप है जिसमें रेस्ट पीरियड होता है उसे ही शून्य काल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसकी शुरुआत वर्ष 1962 में लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रवि राय ने की थी। किसने की थी? रवि राय ने की थी। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई सदस्य बगैर सदन को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए मान लीजिए आप लोकसभा में सदस्य हैं और 60 दिन तक ना आप तो आप लोकसभा में गए ना आप किसी सत्र में गए, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन आपको 60 दिन के अंदर उपस्थित होना ही होगा वरना आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। देखिए आप अगर दोनों सदनों में चयनित हो जाते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में, और आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि मुझे अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, मतलब आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अब किस में रहना है, तो आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिन के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किस किस का अगर वो सदस्यता ग्रहण कर लेता है? संसद और राज्य विधानमंडल को मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। राज्य विधानमंडल क्या था? एक विधानसभा और एक विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये कुछ डायरेक्ट याद करने वाले पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं, बाकी मैं आपको क्लियर तो कर देता हूँ। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा। 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल था वो देश में जब आपात लगा था, आपात की स्थिति में सबसे ज्यादा रहा, यानी 6 वर्ष तक रहा था। और लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको कितना बताया है? 5 साल, लेकिन ये 6 वर्ष चला था क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी में 1 साल और एक्स्ट्रा चला था। तो आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये ए बी लाइन एक ऐसी है जिससे कंपटीशन से कई बच्चे बाहर हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है 5वीं लोकसभा का
काल देश में आपात स्थिति लागू होने के कारण सबसे ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा लोकसभा का टाइम पीरियड कब रहा था? जब देश में इमरजेंसी लगी थी। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएंगी। मान लीजिए अगर निर्वाचन क्षेत्र से दोनों में चुन लिया जाता है और वो 10 दिन पहले नहीं बताता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक भी आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बता के चलता हूँ और मैं चीज़ों को 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। मतलब कि ये 84 जो सीट हैं जो लोकसभा में है वो फिक्स है कि ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है। तो इसका मतलब ये है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 43 सीटें हैं। कितनी है? 43। और अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। कितनी? 47। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य ही कर लेते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। लेकिन यही सेम चीज राज्यसभा पर लागू नहीं होती। राज्यसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इट मीन सभापति, इट मीन उपराष्ट्रपति, वो किसको देता है अपना त्याग पत्र? वो राष्ट्रपति को देता है। लेकिन हाँ, राज्यसभा में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो किसको देता है? वो सभापति को, इट मीन उपराष्ट्रपति को देता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। जो संसद के सदस्यों की गणपूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। चलिए मैं आपको इस पॉइंट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। इट मीन्स इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है और मान लीजिए वो लोकसभा में उसको कानून को बनाना स्टार्ट होता है तो उस कानून बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 1/10 यानी 543 का 1/10 इसमें शायद 55 से 56 के करीब इतने सदस्य होने चाहिए जो उस पे हस्ताक्षर या राजी मतलब कि माने उस बात को। कम से कम कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10। और सेम चीज यही चीज राज्यसभा में भी लागू होती है कि राज्यसभा में कोई कानून बनता है तो उसमें भी 1/10 सदस्य होने प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट होने चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489। जब लोकसभा स्टार्ट हुई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? 489 थी। लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं। कहा जो 543 में से कितने कितने कहाँ से हैं? 530 तो राज्यों से हैं और 13 के कहाँ से हैं? केंद्र शासित प्रदेश से हैं। कितने? केंद्र शासित प्रदेश से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के इस आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया। मैं आपको ये पहले क्लियर कर चुका हूं कि अब जो वो एंग्लो इंडियन है उनको मनोनीत नहीं किया जाता। लेकिन आपको याद रखना है कि किस संशोधन से हुआ है ये 104वें संविधान संशोधन से खत्म समाप्त कर दिए गए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कौन से संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन 1989 से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। जो लोकसभा के कार्य, मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा जब इमरजेंसी लगी थी तो सबसे लंबा टाइम पीरियड कब रहा था? जब इमरजेंसी लग गई थी। तो इसमें ये प्रावधान भी है संविधान में कि लोकसभा के कार्यकाल में आपातकालीन घोषणा, इट मीन इमरजेंसी में इसका कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि 1 साल बढ़ाया जा सकता है, इट मीन 5 से 6 किया जा सकता है। ऐसा वर्ष 1975 में हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। देखिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी मतलब मैं बताता हूँ आपको, मंत्रिपरिषद क्या होता है, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर हैं जिनका मिनिस्टर लगता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो मंत्रिपरिषद के अंतर आते हैं। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आपका आपके जिस तरह के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये मंत्रिपरिषद के अंतर आते हैं। और ये सामूहिक रूप से मतलब इनका ग्रुप जो ये सब है सबको मिला के ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये लोकसभा, इट मीन्स लोकसभा के लिए कार्य करेंगे और लोकसभा में कार्य करेंगे, लोकसभा के अंदर काम कार्य करेंगे। क्योंकि इनका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये कहाँ करेंगे, लोकसभा। एक लाइन का मतलब यह है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी उत्तरदायी होगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेविड आइजनहावर, डेविड आइजनहावर 1959 अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। देख लीजिए, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा को पहले क्या कहते थे, राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें राज्यों से एमपी एमएलए को चुना जाता है। किनको, एमपी और एमएलए को चुना जाता है। क्योंकि राज्यों का विधानमंडल कहाँ पर है, वो राज्यों में ही तो है। इट मीन्स आपको इस अच्छे समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट। 13 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया था। 13 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया था। राज्यसभा का नाम कब बदला था, 13 अगस्त 1954 को। क्या नाम था, पहला राज्य परिषद नाम था, बदलकर क्या कर दिया था, राज्यसभा कर दिया था। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर होगी और मैंने एक भी टर्म्स ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपको समझ नहीं आई हो। और मैं ट्राई करता हूँ आपको सब कुछ क्लास में याद हो जाए। अगर आपको कुछ याद हो रहा है या मेरी तरफ से हेल्प मिल रही है, एक कमेंट करके जरूर बताना मुझे एक बार। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब क्या है, इट मीन्स रिटायर हो जाते हैं। कितने, 2/3 मतलब कि 245 का 2/3, कितने, 245 का 2/3, 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कि आपको अगर अपोनेंट में जाना है, जो राज्यसभा में अपोनेंट मतलब कि विपक्ष में जाना है, तो आपको कितने सीटें होनी चाहिए, 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करनी अनिवार्य है। नेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है, बजट, मानसून और शीत सत्र। किस किस में, बजट, मानसून और शीत सत्र में। मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। इट मींस जो राज्यों के लिए कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी, वो राज्यसभा बनाएगी। ठीक है, जो राज्य सूची होती है उसके अंदर जो कानून आते हैं उनको कौन बनाता है, उन्हें राज्यसभा बनाती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। किसका अधिकार है, अखिल भारतीय सेवा। आर्टिकल 312 के तहत क्या आता है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। इट मींस इसको पावर है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, जो आईएएस आईएएस ये होते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको मोटा मोटा याद करना है कि आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा में तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये कंडीशन होती है, लेकिन ये राज्यसभा में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा में अध्यक्ष अपना पत्र राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपाध्यक्ष अपना पत्र अध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट। संसद के किसी सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाता है तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइवेट बिल कहा जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट याद करने हैं आपको। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति में पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति में पेश किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं धन विधेयक आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है।
बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि हमारे संविधान में क्या बजट शब्द का उपयोग किया गया है? नहीं, हमारे संविधान में बजट नाम की तो कोई चीज नहीं है। बजट की जगह क्या यूज किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण इट मीन्स कितना खर्च हुआ, क्या आगे सरकार क्या प्लान कर रही है, आगे किस प्रकार प्लान सरकार खर्च करेगी और आगे का क्या सोच रही है और कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब वार्षिक वित्तीय विवरण में बताया जाता है। ठीक है। और हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं, बजट शब्द का नामो निशान नहीं है। आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विश्व में सर्वप्रथम बजट सन 1972 इंग्लैंड में पेश किया गया था। कहां पर पेश किया गया था? इंग्लैंड में। कब? 1772, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1772 में। भारत का पहला बजट 1860 जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1947 को। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आई होप यहां तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई है, इसे मार्क कर लीजिए। जैसे यूपी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो गया, उसमें ये पूछ जा सकती है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, गणतंत्र भारत का बजट वर्ष 1950 जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। गणतंत्र गणतंत्र भारत का मतलब कि संविधान लागू होने के बाद जो पहला बजट था वो कब आया था? 1950 को। किसके द्वारा? जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार पूर्वकालिक का मतलब समझा देता हूँ, ये कुछ टर्म्स आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये पूर्वकालिक वित्त मंत्री क्या होता है। पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री से मतलब यह है कि जो ये निर्मला सीतारमण है, ये अपने आप को पूरी तरह झोंक देती हैं वित्त वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये किसी और डिपार्टमेंट जो उनको मिला है उस पर कम ध्यान देती हैं। और ये पूर्वकालिक मतलब पूरा टाइम वित्त मंत्री है। मतलब कि इट मीन्स, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ये हर टाइम सिर्फ फाइनेंस का ही सोचती है, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में ही सोचती हैं। ये इनको अगर अदर कोई मिनिस्ट्री दी गई है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। और ये अ, अकेली होती हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कि सारे जवाब ये देंगी और सब कुछ यही करती हैं उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। लोकसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 7 सीटें मिली हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है कि लोकसभा में सबसे अधिक सीट किसको मिली है? किस राज्य को मिली है? उत्तर प्रदेश को। कितनी? 80। और किस केंद्र शासित प्रदेश को सबसे ज्यादा मिली है? दिल्ली को। कितनी? 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश यानी 31 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली यानी 3। मतलब कि दोनों में ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिली है। लेकिन बस आपको संख्या याद रखनी है। राज्यसभा में कितनी मिली है? 31। और दिल्ली को कितनी मिली है? 3। आई होप आपको यहाँ तक भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। इट मीन्स ये दोनों रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री बने थे। क्या? राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कौन? एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। लोकसभा में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे। कौन रहे थे? बलराम जाखड़ रहे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? बलराम जाखड़ रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जीएम बाल योगी थे। कौन थे? जीएम बाल योगी थे। कौन थे दलित अध्यक्ष? कौन थे? जीएम बाल योगी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। मीरा कुमारी मत कर दीजिएगा, मीरा कुमार। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर ऑप्शंस में मीरा कुमारी देता है। कौन थे? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। आई होप आप क्लियर हो गया। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। देखिए
ये जो मैं आपको अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये ना तो आपको कोई टीचर बताता है, मतलब हाँ बहुत कम टीचर ये चीज़ बताते हैं। और ये महत्वपूर्ण शब्दावली है जो कि संसद में यूज़ करी जाती है। उसके जो कुछ टर्म्स हैं जो संसद के लिए यूज़ करी जाती है, उनको मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक होता है शून्यकाल। संसद के दोनों सदस्यों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। कब चलता है? 12 से 1 बजे तक। और शून्यकाल कब होता है? जब प्रश्न काल खत्म हो जाता है, जब प्रश्न वर्षन पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद क्या चलता है? शून्य काल चलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। संसद का स्थगन, यानी संसद का स्थगन क्या है? संसद के काम काज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह भी हो सकता है। मतलब कि जो कार्य चल रहा था उसे एकदम रोक दिया जाता है। मतलब स्थगित मतलब कि स्थगित मतलब एकदम रोक दिया जाता है कि अब इसे कुछ टाइम बाद देखेंगे, या घंटे बाद देखेंगे, या फिर एक दिन बाद देखेंगे, या फिर एक हफ्ते बाद देखेंगे। इस कुछ को बोलते हैं संसद का स्थगन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? संसद में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न की अनुमति प्रदान की जाती है। देखिए, मान लीजिए कोई विधेयक पास होता है और वो प्रॉपर तरीके से रेडी है, मतलब कि उसको फाइनल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है कि मुझे इसमें कुछ ये चेंजेस कराने हैं, या फिर मुझे इसके बारे में कुछ पूछना है, तो वो कैसे वो क्या उसको क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं। अनुपूरक प्रश्न करेगा वो कि मुझे आप एक बार दोबारा समझा दीजिए इसमें हुआ क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अनुपूरक। चलिए नेक्स्ट। तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। मतलब कि मुझे उत्तर अभी जानना है कि ये हुआ क्यों, और ये क्या हुआ है, और इस विधेयक में ये क्यों ऐड किया गया है, तो इसे क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है, मतलब बोल के बताया जाता है। ठीक है। आंतरिक अतारंकित प्रश्न क्या है? अतारंकित अतारंकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहते हैं उसे अतारंकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अतारंकित प्रश्न कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अल्पसूचक प्रश्न। इनका संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स है जिनको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको जरूर याद करनी है, जरूर से जरूर। ठीक है। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या कहते हैं? हम अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? इनका संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है। लोक महत्व मतलब कि आम जनता के लिए होता है। ठीक है, आम जनता के लिए होता है। संचित निधि, ये टर्म्स को मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। ये सरकार का बैंक होता है, इसके द्वारा सबको वेतन मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक, लेखक, महालेखक, परीक्षक आदि का वेतन इस निधि द्वारा दिया जाता है। क्या किस तरह दिया जाता है? इसी निधि द्वारा जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये भारत सरकार का बैंक होता है। ठीक है। आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या है? संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगा। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जाता। मतलब कि ये एक ऐसा बैंक है जिसमें पैसे तो होंगे, लेकिन इसमें जब तक संसद नहीं चाहेगी निकालने पैसे, जब तक कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, आपको एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अविश्वास प्रस्ताव को। चलिए मैं आपको एक बार अविश्वास पत्र क्लियर कर देता हूँ। इसमें होता क्या है कि ये विपक्ष जारी करता है। विपक्ष, उन्हें कुछ सस्पिशियस मतलब कुछ गलत लगता है कि विपक्ष कुछ गलत कर रहा है, तो इसको कौन जारी करता है? विपक्ष जारी करता है। यह सदन के विपक्षी दल के सदस्य द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। कितने लोगों का होना आवश्यक है? 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यकता है। मतलब कि हमें विश्वास नहीं है तुम पर और हमने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, कम से कम 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होनी जरूरी है। मतलब कि 10 दिन के अंदर इसमें बात होनी जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। त्रिशंकु त्रिशंकु संसद को समझ लेते हैं। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में
त्रिशंकु संसद की रचना होती है। किसकी रचना होती है? त्रिशंकु संसद की रचना होती है। कब होती है? जब अन्याय होता है, मतलब कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। स्पष्ट बहुमत मतलब नहीं मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गिलोटिन किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया को गिलोटिन कहलाती है। किसी विधेयक पर बात चल रही थी और उसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया, मान लो कुछ इमरजेंसी है या कुछ भी है, उसे क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। ठीक है। पूर्वालोकन का सिद्धांत। पूर्वालोकन सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक या असंवैधानिक है या नहीं। मतलब कि कानून पूरा बन गया है तो इसको पूर्वावलोकन सिद्धांत मतलब क्या है? इसको एक बार रीचेक किया जाएगा कि ये कोई जो ये कानून बनाए इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा और ये गैर संवैधानिक तो नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसको क्या किस सिद्धांत के द्वारा चेक करते हैं? पूर्वावलोकन सिद्धांत द्वारा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ। लास्ट का आज का लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं संसद की वित्तीय समितियां, जो फाइनेंस समितियां हैं संसद के लिए, उनको पढ़ लेते हैं। इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, कुछ मतलब कि यहाँ कुछ समझाने लायक है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। बाकी चलिए शुरू करते हैं। प्रकलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। प्रकलन समिति में क्या है? ये लोकसभा में होती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता। यह समिति वर्ष 1950 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1950 में। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। यह सरकारी मंत्रालय तथा सरकारी विभागों में कामकाज की जांच करती है। क्या करती है? ये सरकारी जो मंत्रालय हैं और सरकारी जो विभाग हैं उनमें कामकाज की जांच करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। मतलब कि जो 543 लोग हैं उनमें से किसी एक को जो योग्य है उसे इसका अध्यक्ष बना देता है। ठीक है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। देखिए यह समिति काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकलन समिति, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती। मतलब कि प्रकलन समिति जो रिपोर्ट देगी वो गलत है या सही है उस पे ऊपर बात नहीं हो सकती। ठीक है, उस पर बहस नहीं हो सकती। मतलब कि ना ये सही है ना गलत, वो तो खुद संसद चाहेगी तो वो संसद अपने डिसीजन खुद ले लेगी। आई होप यहाँ तक मैंने आपको आज संसद एकदम डिटेल में संसद का एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ क्लियर करा दिया है। बाकी संसद का कुछ पार्ट इसमें होगा तो मैं आपको आगे पक्का करा दूंगा। बाकी आज तक के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। बाकी अगर कोई आपका दोस्त या कुछ है जो येलो बुक को पढ़ना चाह रहा है और उसे वीडियो हमारे पास उसके पास नहीं पहुंच पा रही है तो आप उन्हें शेयर करके मदद जरूर करेंगे। बाकी जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।